Hello everyone. Hope you all are doing good. So this is the last part of biomolecule and आज हम लोग समझेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप एंजाइम से क्या समझते हैं। प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। तो बेटा अगर मैं इसके केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करूं, सो दीज आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये होती है कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं लिविंग बींग्स के अंदर, उन केमिकल रिएक्शंस को करवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। ऑलराइट, जैसे कि प्लांट्स के अंदर हो रहा है फोटोसिंथेसिस, ह्यूमंस के अंदर हो रहा है रेस्पिरेशन, डाइजेशन। तो इसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सब एंजाइम्स की हेल्प से ही कंप्लीट हो पा रहे हैं। इसीलिए इनको बेटा रेगुलेटरी सब्सटेंस भी बोला जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन में करवाने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको बेटा बायोकैटलिस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? बायोकैटलिस्ट भी बोला जाता है। अब कुछ एंजाइम्स न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं राइबोजाइम्स। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ। तो बेटा क्या इंपॉर्टेंस होती है एंजाइम की? देखिए, जैसे कि मैंने बताया फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें हेल्प करते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, जैसे एलाइजा होता है। ओके, मेडिकल ट्रीटमेंट में भी हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव एड्स में भी करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, जैसे कि चीज बनाना है, जूस को क्लियर करना है, प्रोटीएजेस, पैक्टिनेजेस, ये सारी चीजें आती हैं। अगर हमें वेस्ट ट्रीटमेंट करना है, जैसे कि जितना भी सीवेज वेस्ट होता है तो वहां पे भी एंजाइम्स का यूज होता है। ये सारी चीजें आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को समझते हैं। ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? देखिए, ये वो एनर्जी है जो कि एक केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए चाहिए होती है। ऑलराइट, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, किसी भी रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो देयर मस्ट बी सम केमिकल रिएक्शन, राइट। तो वो जो रिएक्शन है उसको इनिशिएट करवाता है एंजाइम। ओके, तो जब भी एंजाइम होते हैं किसी भी किसी भी रिएक्शन प्रोसेस के अंदर, तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, जब भी एंजाइम की मौजूदगी होती है तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है। जैसे कि ये ग्राफ भी दिया हुआ है, जहां पे एंजाइम्स नहीं है बेटा, उसकी उसको उस केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, और जहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी रिएक्शन कैटेलाइज है वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रही है। ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आपको ये समझना है कि एंजाइम किस तरह से काम करता है, तो आपको समझना पड़ेगा इसका नेचर। देखिए, एंजाइम जो होता है वो एक सबस्ट्रेट पे जाके लग जाता है। अब सबस्ट्रेट क्या है बेटा? सबस्ट्रेट वो है जो कि रिएक्शन के अंदर जाता है, ठीक है। तो एंजाइम कभी भी खुद से एकदम से नहीं करेगा, ठीक है। वहां पे जो भी सबस्ट्रेट है, एंजाइम उस पे जाके लगेगा, उसकी एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करेगा, और तब वो प्रोडक्शन करवाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड एंजाइम एक्शन, ठीक है। जब भी कोई भी एंजाइम किसी सबस्ट्रेट पे जाके लगता है, तब वो बनाता है एक ईएस कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है बेटा? ये ट्रांजिटरी होता है, मतलब ये कुछ टाइम के लिए कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद एंजाइम रिलीज हो जाता है और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ एन एंजाइम वर्क। और ये जो स्टेज होती है ईएस कॉम्प्लेक्स वाली बेटा, ये अनस्टेबल होती है। ये केवल इंटरमीडिएटरी स्टेज होती है। ये केवल वही स्टेज होती है जहां पे एंजाइम वो सबस्ट्रेट पे काम कर रहा होता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? आगे हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी जानेंगे, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह से एंजाइम काम करता है।
ओके। अच्छा, एक और बात ध्यान देने वाली है कि हर सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लूकोज को हमें तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, ग्लाइकोलिसिस करना है, तो बेटा हर प्रोडक्ट के लिए एंजाइम अलग होंगे। ठीक है, जैसे कि आप अपनी ही क्लास में प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ते हैं तो वहां पे आप समझेंगे कि किस तरह से जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है। ग्लाइकोलिसिस में आप देखेंगे, और हर स्टेप के लिए आपको अलग अलग एंजाइम्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे आप समझेंगे कि हर सबस्ट्रेट पे अलग तरह का एंजाइम काम करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक ही एंजाइम मिलके बना देगा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि देखिए, जो सबस्ट्रेट है उसके पास होते हैं एक्टिव साइट। क्या होता है उसके पास? एक्टिव साइट होता है, और यही एक्टिव साइट पे एंजाइम बाइंड करता है। ऑलराइट, तो जो एंजाइम है उसकी भी उसके पास भी वैसी सरफेस पे कॉन्फर्मेशन होनी चाहिए कि वो इससे जाके बाइंड कर पाए। समझ रहे हो इस चीज को? अब कोई सबस्ट्रेट इस तरह का है तो इस पे जाके ये नहीं बाइंड कर पाएगा। समझ रहे हो? जब इसकी कॉन्फर्मेशन जिसके संग कॉम्प्लीमेंट्री होगी, केवल उसी के संग ही तो बाइंड करेगा। ऑलराइट, सो ईच एंजाइम एक्ट्स ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है किसी भी एक्टिव साइट पे, तो वो क्या करता है, कुछ कुछ चेंजेस करता है। जैसे कि बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू चेंज इट्स शेप एंड फिट मोर इफेक्टिवली। ठीक है भाई, जब दोनों आपस में बाइंड करते हैं तो कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, तभी इनकी आपस में बॉन्डिंग होती है। केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं, और फिर जाके जो प्रोडक्ट है वो बन पाता है। ठीक है, प्रोडक्ट रिलीज हो पाता है। ओके, जैसे कि हमने बताया था कि ई और एस कंबाइन करेंगे, ठीक है, फिर ई एस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ओके, और जब एंजाइम रिलीज होगा तब प्रोडक्ट बन चुका होगा। समझ रहे हो? तो यही ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है। ओके, तो ये तो हमने समझा था कि एंजाइम किस तरह से काम करता है। अब हम जानते हैं बेटा, जो एंजाइम है, देखिए वो इंट्रा सेल्युलरली भी काम करता है और एक्स्ट्रा सेल्युलरली भी काम करता है। और जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंपल से स्ट्रक्चर हो जाते हैं, दूसरे क्या होते हैं बेटा? दूसरे होते हैं कॉन्जुगेटेड। ठीक है, और एंजाइम जनरली टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं। जैसे कि हमने बोला कि जो एंजाइम्स हैं दे आर ऑलमोस्ट प्रोटीन्स। ठीक है, मतलब सारे जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, दे आर प्रोटीन्स। ठीक है, तो जब वो प्रोटीन का जो टर्शियरी टर्शियरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तब जाके वो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अब इसमें भी ये है कि दो तरह के एंजाइम्स हैं, सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड। तो पहले जरा सिंपल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो सिंपल एंजाइम्स हैं दे आर सिंपली मेड अप ऑफ प्रोटीन, जैसे कि पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। ठीक है, अब जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स हैं, अच्छा आई थिंक विजिबल नहीं होगा, जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है वो बेटा दो चीजों से मिलके बने होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट से, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट से। ठीक है, दूसरा क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलके बने होते हैं, और इसलिए हम इनको बोलते हैं हॉलो एंजाइम। ठीक है, तो हॉलो एंजाइम किससे बोलते हैं? प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। अब जो प्रोटीन पार्ट होता है बेटा उसको बोला जाता है क्या? एपो एंजाइम। क्या बोला जाता है उसको? एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोला जाता है को फैक्टर। ठीक है, अब ये जो को फैक्टर होते हैं बेटा, इनमें भी वैरायटी है। ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ऑर्गेनिक, दूसरा क्या होता है? इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक जो भी है, इसमें कौन आ जाते हैं? इसमें नॉर्मली मेटेलिक आयंस आ जाते हैं, जिनको हम बोल देते हैं एक्टिवेटर। ठीक है, अब ऑर्गेनिक में जो इजीली सेपरेट हो जाता है उसको हम बोलते हैं कोएंजाइम, और जो जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, सो दैट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। इज इट क्लियर? बेटा यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन से मिलके हॉलो एंजाइम बनता है। प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम बोलते हैं, नॉन प्रोटीन को हम बोलते हैं कोफैक्टर, और दोनों ही
दो तरह के होते हैं कोफैक्टर, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। अगर इनऑर्गेनिक है तो उसमें मेटेलिक आयन आ जाएगा जिनको हम एक्टिवेटर्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक में होता है कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर। ओके, तो जो इंट्रासेलुलर है, जैसे कि हमने बताया कि भाई वो सेल के अंदर काम करते हैं, इनको हम एंडो एंजाइम भी बोल देते हैं, जैसे कि जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हो गए, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के बाहर काम करते हैं, जैसे कि पैनक्रिएटिक लाइपेज हुआ, पेप्सिन हुआ, है ना, जो प्रोटीन पे एक्ट करते हैं, अमाइलेज हुआ, तो ये सब क्या हो गए बेटा, एक्सो एंजाइम हो गए। इनके एग्जाम्पल आप याद रखें। नाउ Here is another term called isoenzyme। तो जो isoenzyme है बेटा, ये क्या होते हैं, दे परफॉर्म सेम फंक्शन। समझ रहे हो इसको। अब ये फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट सेम रिलीज करेंगे, पर इनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो अलग अलग होता है। दे आर डिफरेंट इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस। अमाइनो एसिड सीक्वेंस क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। प्रोटीन क्या है बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, मतलब अमाइनो एसिड से मिलके बनी है। चलिए, अब जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। बेटा दोनों ही ग्लाइकोलिसिस करते हैं, मतलब आइसोएंजाइम्स जो होते हैं वो सेम केमिकल रिएक्शन करते हैं। ऑलराइट, चलिए अब बेटा आए कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने अपने अपने थियरीज दी कि भाई हाँ, इस तरह से जो एंजाइम्स हैं ये सबस्ट्रेट पे काम करते हैं। जैसे कि लॉक एंड की थ्योरी जो है बहुत ज्यादा फेमस है, ये दी थी एमिल फिशर ने 1894 में। इन्होंने बोला था कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट पे इस तरह से फिट होता है जैसे कि ताले में चाबी। समझ रहे हो, इसीलिए इन्होंने बोला कि ये एकदम लॉक और की तरह फिट होते हैं एक दूसरे से। जितने भी स्पेसिफिक एंजाइम हैं उनके स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ इतने क्लोजली, इतने परफेक्टली, इतने इफेक्टिवली बाइंड करते हैं। समझ रहे हो, और जब भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तब ये प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। सो दिस थियरी इज गिवन बाय एमिल फिशर इन 1894। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीबीएसई एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एक्शन। तो बेटा ये जो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये दिया था डैनियल ई कॉशनेक ने 1959 में। इन्होंने क्या बोला कि जब भी सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड करता है एंजाइम की, तो जो एंजाइम है चेंजेस इट शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड। समझ रहे हो, मतलब हल्का सा इंड्यूस्ड फिट करता है अपने आप को, मतलब जैसे ही सबस्ट्रेट आता है तो वो अपने आप में थोड़े बहुत बदलाव करता है ताकि वो परफेक्ट परफेक्टली उस पे, उस सबस्ट्रेट पे बाइंड कर पाए और रिएक्शन इफेक्टिवली हो पाए। समझ रहे हो इस चीज को। तो इस थियोरी को इन्होंने बोला इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ओके, और फिर जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट्स बनाता है और फिर प्रोडक्ट्स इस तरह से रिलीज हो जाते हैं। सो दीज आर टू थ्योरीज। अब इसके बाद बेटा ये भी बताया गया कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं वो काफी फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। और वो फैक्टर्स कौन कौन से थे, टेम्परेचर, वाटर, पीएच, सबस्ट्रेट, एंड प्रोडक्ट्स, एक्टिवेटर, रेडिएशन, ओके, इनहिबिटर्स एंड एंजाइम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स, तो भाई जानते हैं कि टेम्परेचर के टाइम पे क्या होता है। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, ओके, तो सबसे पहले हम एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। या अगर हम टेम्परेचर की भी अगर हम बात करें, तो टेम्परेचर में आप देख सकते हो इस ग्राफ में कि जैसे जैसे एंजाइम, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी बढ़ रही है। बट उस पॉइंट पे आके एंजाइमेटिक एक्टिविटी डाउन हो रही है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। देख रहे हो आप, जब 35 से जाने लगा तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो बेटा डाउन होने लगी, ठीक है। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो एंजाइम्स भी बेटा ब्रेक डाउन होने लगते हैं, ठीक है, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये बात थी टेम्परेचर की। अगर हम पीएच की बात करें तो सेम गोज विद द पीएच। अगर पीएच बढ़ रहा है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी बढ़ रही है। बट एक टाइम पे पीएच इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है ये डाउन होने लगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज
रेट ऑफ रिएक्शन एंड एंजाइम कंसंट्रेशन, ये कांस्टेंट होता है आपस में, ठीक है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में भी यही होता है, अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। पर अगर आप इतना ज्यादा सबस्ट्रेट बढ़ा दोगे तो क्या होगा बेटा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। मतलब अब भाई आपने इतना ज्यादा सबस्ट्रेट बढ़ा दिया है कि अब उसको बाइंड करने के लिए एंजाइम नहीं है, दूसरा क्या है, वहां पे हिंड्रेंस होने लगा, इतने ज्यादा प्रोडक्ट बन गए कि वो केमिकल रिएक्शन प्रॉपरली हो ही नहीं पा रही है। तो यही सारे फैक्टर्स हम यहाँ पे समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी सेम चीज, एंजाइम कंसेंट्रेशन की अगर आप बात करो तो सैचुरेशन आ जाता है अगर आप ज्यादा बढ़ाओगे तो। नेक्स्ट इज सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, तो बेटा यहाँ पे भी सेम चीज है, अगर आप सबस्ट्रेट ऐड करोगे एंजाइम में, ठीक है, एंजाइम में सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। फिर आपने ऐड किया, फिर वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर आपने ऐड किया तो वी मैक्स पहुंच गया, ठीक है, फिर आपने ऐड किया तो बेटा ये सैचुरेशन हो गया, ठीक है, तो फिर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। समझ रहे हो इस चीज को? चलिए, तो substrate molecule occupy the active site vacated by the product and cannot increase the rate of reaction further. This is called Michaelis-Menten constant. तो बेटा इसी कांस्टेंट को, इसी सैचुरेशन पॉइंट को बोला जाता है Km, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the substrate is extremely high, then whole enzyme becomes saturated with substrate and exists as ES complex. At this stage, maximum velocity of reaction Vmax is reached. तो यहाँ पे भी सेम चीज बताई गई है जो अभी हमने डिस्कस किया। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, तो भाई इतना ज्यादा अगर प्रोडक्ट इकट्ठे हो जाएंगे तो केमिकल रिएक्शन को जगह जगह नहीं मिलेगी, तो भी एंजाइम एक्टिविटी लोअर हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर का भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा देन एंजाइम विल बी डीनेचर, ठीक है। केवल एक टैक पॉलीमरेज जो थर्मस एक्विटिकस पॉलीमरेज है, केवल यही इकलौता एंजाइम है जो कि हायर टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे भी देखिए बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर बताया गया है इस पे, मतलब ये वो टेम्परेचर है जिससे आगे एंजाइम नहीं ले पाएगा, वो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। पीएच आयन में भी वही है कि ज्यादा पे एंजाइम एक्टिविटी डिग्रेड हो जाती है। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स हैं लाइक सैलिवरी अमाइलेज का इन्होंने पीएच दिया हुआ है 6.8 पे, ये काम कर जाते हैं। ट्रिप्सिन है बेटा, ये 8.6 और 8.88 पे काम कर जाते हैं। सो दिस इज अबाउट इट। और बेटा देखिए कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिविटी डिग्रेड हो जाती है, जैसे कि अगर रेडिएशन हो गए तो भी इनकी एक्टिविटी डिग्रेड हो जाएगी, अगर कोई पॉइजन मटेरियल आ गया जैसे कि साइनाइड आ गया तो भी इनकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? उनका जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट एंजाइम। अगर हम बात करें बेटा कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, तो आप देख सकते हो, देखिए जहां पे इनहिबिटर, इनहिबिटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्फर्मेशन होती है सबस्ट्रेट के जैसी, अगर वो एंजाइम पे आके लग गए और सबस्ट्रेट को नहीं मौका मिला एंजाइम पे लगने का, तो उसको हम बोलेंगे कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे सेम साइट के लिए कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है सक्सिनेट से जब फ्यूमेरेट बनता है, ठीक है, कहाँ बनता है, ये सिट्रिक एसिड साइकिल में, तो ये भी क्या है, एक कॉम्पिटेटिव है। अगर हम बात करें नॉन कॉम्पिटेटिव की, तो बेटा नॉन कॉम्पिटेटिव वो होता है जहां पे क्या होता है, इनहिबिटर की अलग साइड होती है और सबस्ट्रेट की अपनी अलग होती है, ठीक है। मतलब इनहिबिटर के लिए अलग साइट होती है सेम एंजाइम के पास, और सबस्ट्रेट के लिए अलग होता है, तो ऐसे में किसी तरह का कंपटीशन नहीं होता है। ऑलराइट, चलिए, तो सेम चीज यहाँ पे है, एक है ये फीडबैक मैकेनिज्म, तो यहाँ पे क्या है, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब भी कोई इनहिबिटर आके किसी एंजाइम पे लगता है तो क्या होता है, उसकी जो एक्टिव साइट है बेटा वो मॉडिफाई हो जाती है। आप देख सकते हो डायग्राम में भी मॉडिफाई हो गई ना, यहाँ पे इस तरह से थी और यहाँ पे इस तरह से हो गई। अब जब इसकी एक्टिव साइट ही मॉडिफाई होगी तो भाई सबस्ट्रेट कैसे इसमें बाइंड ही नहीं कर पाएगा ना, प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अब एलोस्टेरिक एक्टिवेशन भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ एंजाइम्स के पास
एक्टिव साइट्स नहीं होती है, तो वहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक एक्टिवेटर का काम करते हैं। जब भी वो एंजाइम पे जाके लगते हैं तो वो एक्टिव साइट्स बना देते हैं जो कि सबस्ट्रेट की कॉम्प्लीमेंट्री होती है और वो बनाती है फिर प्रोडक्ट, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एलोस्टेरिक एक्टिवेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट एंजाइम। वेट, ओके बेटा, तो हम लोगों ने यहां तक डिस्कस कर लिया है। नाउ, एंजाइम नॉमेनक्लेचर। तो भाई एंजाइम का जो नाम है वो या तो उसके सोर्स के बेसिस पे दिया जाता है या फिर उसके रूट वर्ड्स के बेसिस पे दिया जाता है। जैसे कि जो एंजाइम माल्टोज पे काम करते हैं उनको माल्टेज लगा दिया, सफिक्स में एज लगा दिया। जो सुक्रोज पे काम करते हैं उनपे सुक्रेज लगा दिया। अब जैसे कि जो पपाया से एंजाइम निकलता है उसको पेपेन बोल दिया। सो इस तरह से भी नॉमेनक्लेचर होता है। दूसरा क्या है, दूसरा जो नॉमेनक्लेचर है वो इस तरह से होता है कि जो फर्स्ट नाम है वो सबस्ट्रेट के नाम पे होगा और जो सेकंड है वो रिएक्शन के नाम पे होगा, मतलब वो किस टाइप की रिएक्शन कर रहा है। फॉर एग्जांपल पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, अब वो पायरुवेट पे एक्ट हो रहा है और वो क्या कर रहा है, वो डी कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, ठीक है। तो एंड में एज लगा दिया और बाकी फर्स्ट नेम सबस्ट्रेट पे, सेकंड नेम रिएक्शन पे। ओके, सो दिस इज अबाउट एंजाइम नॉमेनक्लेचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम कमीशन नंबर, तो देखिए जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज हैं, जो कि ऑक्सीडेशन करते हैं, तो उनके नेमिंग इस तरह से हो जाते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। जो ट्रांसफरेज हैं, जो ट्रांसफरेशन रिएक्शन में हेल्प करते हैं, उनके इस तरह से हो जाते हैं, ग्लूटेमेट पायरुवेट ट्रांस एमिनेज। जो हाइड्रोलेसिस होते हैं थर्ड पे, फॉर एग्जाम्पल अमाइलेसिस। जो लाइएसिस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्डोलेसिस। जो आइसोमरेसिस होते हैं, मतलब जो कि स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं, ठीक है, जैसे कि सिट्रेट आइसोसिट्रेट। तो इस तरह के किस में आ जाते हैं, आइसोमरेसिस में आ जाएंगे, जैसे कि हेक्सो आइसोमरेस, ठीक है। तो ये चेंज करते हैं पोजीशन। ओके, लाइगेज क्या करते हैं बेटा, ये ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ओके, सो दिस इज हाउ एंजाइम्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन according to IUB. So this is about today. This question I would like to give you in homework. अगर किसी का कोई डाउट है so please write down in comment box and हम लोग बायोमोलिक्यूल कंप्लीट कर चुके हैं. We will definitely meet in the next session for another chapter. Till then, bye bye and